एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में पढ़ने के लिए, या जो टॉपिक्स जो है यूपी पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इससे पहले जो अदर 3 सब्जेक्ट है जैसे कि जीएस वगैरह की बात करूं मैं, और हिंदी की बात करूं या फिर मैथ की बात करूं, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इससे पहले वाली वीडियो में वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये इसका लास्ट वीडियो होने वाली है इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, क्योंकि रीजनिंग जो है लास्ट सब्जेक्ट बचा है हमारे पास। तो हम आज रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जितना ज्यादा मैंने रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ा है वो बुक से ज्यादा ही पढ़ा है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस मैंने रीजनिंग की कम की है। जितना हो सके मैंने बुक से प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, और बुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी बुक है मेरे पास रीजनिंग की। ये वाली बुक है, राहुल शर्मा सर की है। तो ये बड़ी सी बुक है एक, रीजनिंग की प्रैक्टिस मैंने इसी बुक से की है अपनी। तो अगर मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो ये देख लेते हैं एक बार। इस बुक के अंदर ना 48 टॉपिक, मतलब 48 टॉपिक या चैप्टर बोलूँ, 48 चैप्टर्स हैं। तो कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब जो वो नहीं आते हैं, इस तरह के टॉपिक्स भी हैं। तो बट फिर भी ऐसा किया है मैंने कि मतलब हर टॉपिक को या हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया है। ऐसा नहीं किया कि कुछ भी टॉपिक छोड़ा है, क्योंकि आई होप कि वो ना आते हो, लेकिन उसको एक बार पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं सभी टॉपिक्स। जैसे सबसे पहले अगर बात करूँ तो एनालॉजी वाला चैप्टर आता है, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, रीजनिंग का ही चैप्टर है ये भी। और क्लासिफिकेशन, इससे तो काफी क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से भी और एनालॉजी से भी। इनसे तो दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये भी होता है। और वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि वेन डायग्राम का क्वेश्चन ऐसा होता है बहुत ज्यादा इजी होता है करने में। और इसके ना 2 मेथड होते हैं, तो वेन डायग्राम से जिसको बनाकर करते हैं, और आई थिंक वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो, नहीं वेन डायग्राम वाले तो नॉर्मल होते हैं। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे मतलब ठीक ठाक के होते हैं कभी कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ जब मैंने RW पर मॉक टेस्ट देना शुरू किया था अपना, तो मेरे जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन काफी गलत होते थे, लेकिन इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस की तब जाकर थोड़े ठीक हुए। तो इस वाली रीजनिंग का ये वाला पार्ट जिसमें ड्राइंग मतलब आकृति वगैरह बनानी होती है, तो इस वाले पार्ट में हमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो जितनी ज्यादा मिस्टेक हमारी होती है वो ज्यादातर सीरीज वाले क्वेश्चन में होती है, या फिर फिगर काउंटिंग में भी हो जाती है अगर कोई बड़ी सी फिगर होती है। तो डाइस वाला क्वेश्चन कर लेना, डाइस से तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना, वैसे ये इजी होता है तो इसमें कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लड रिलेशन में कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर करने में, तो इसको ना थोड़ा देख लेना अच्छे से। संदीप सर जो RW पे पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस आप ले सकते हो, तो बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो ये वाला चैप्टर मुझे भी तब से ठीक से समझ में आने लगा है, क्योंकि नहीं तो ब्लड रिलेशन निकालने ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहता है, क्योंकि हिंदी में कुछ बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ बोलते हैं होता है। ये जो हमें हिंदी के और इंग्लिश के वर्ड में जो कंफ्यूजन होता है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी रीजनिंग गलत हो सकती है ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में। और रैंकिंग टेस्ट अच्छे से कर लेना, ऑर्डर एंड सिक्वेंस ठीक है। तो और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट तो इजी होता है, बस लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब केंद्र की ओर मुख हो और जब केंद्र से बाहर की ओर मुख हो। तो इस वाले चैप्टर में बस ये लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं होता है इस चैप्टर में, काफी इजी होता है। और पजल टेस्ट और क्लॉक वाला चैप्टर मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आप इसको पढ़ लेना। वैसे क्लॉक से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था वैसे, एक क्वेश्चन जो 17 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो क्लॉक से उससे क्वेश्चन था। और कैलेंडर वाला चैप्टर भी कर लेना। आई थिंक कैलेंडर वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल ये वाला चैप्टर ना इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर को भी करना है कैलेंडर वाले को। और मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कैलेंडर वाला चैप्टर, तो मेरी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं क्लॉक वाला चैप्टर और कैलेंडर वाले चैप्टर पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ। इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए थे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला करना है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कुछ जो नए शब्द बनाने होते हैं या हमें देखना होता है। अगर हमारी वोकैब अच्छी होती है ना तो वर्ड फॉर्मेशन हम बहुत जल्दी इजीली कर पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश की वोकैब का भी थोड़ा सा रोल होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, और इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, जैसे कि कहीं पर एक कोई खाली जगह स्पेस दे दिया जाता है, वहां पर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये वाला। और एज का कॉन्सेप्ट, देखो एज वाले कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, तो इसलिए एज वाले कॉन्सेप्ट को ना बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और इनइक्वालिटी वाला चैप्टर भी पढ़ लेना। हाँ, ये एक चैप्टर है जो मैंने देखा ज्यादातर टीचर्स कराते नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राहुल शर्मा सर जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं अभी RW पर, वो भी बहुत कम क्वेश्चन कराते थे इनइक्वालिटी के, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही कराते थे।
और वो भी पता नहीं वो अलग मेथड कराते हैं। एक्चुअली में मैंने उस वाले मेथड से कभी पढ़ा ही नहीं है, जो सर बोलते हैं कि इधर से ये गेट बंद करके बैठा हुआ, इधर से गेट बंद करके बैठा हुआ, तो ये वाला मेथड मुझे समझ नहीं आएगा भी। और क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है सर से, मैंने संदीप सर से पढ़ा है। संदीप सर का मेथड आप सर्च करना, इनइक्वालिटी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, इनइक्वालिटी की 1-2 क्लासेस ना आप देख लेना संदीप सर की, संदीप सर जो RW पे पढ़ाते हैं उनकी। और क्यूब एंड क्यूबर्ड जरूर करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर रिसेंटली आप देखोगे ना तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है, क्यूबर्ड वाले चैप्टर से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। हालांकि वो इजी था, जो 17 फरवरी वाले मेरे एग्जाम में आया था। मतलब उसको कॉर्नर क्यूब्स पूछे हुए थे, क्योंकि कॉर्नर तो सभी में 8 ही होते हैं, तो इस वाले में कुछ निकालना नहीं था, बहुत ईजी था। और डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़े डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थोड़े बकवास से होते हैं अगर सही बताऊं तो, क्योंकि इनमें ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जहां तक हो सके इनको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, नहीं तो स्किप ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें ना पूरा क्वेश्चन पहले एक लाइन को सोल्व करके देखना पड़ता है, जो एक लाइन दी हुई थी, फिर उसके बाद सेकंड को फिर देखना पड़ता है कि सिंगल से आंसर आ सकता है या फिर दोनों से आता है। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। और एक चैप्टर इसमें इनपुट और आउटपुट करके भी है। ये चैप्टर मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सा चैप्टर है, किस तरह से होता है। तो या तो मैं एक काम करूंगी, जो RW पर या कहीं पर भी किसी ने पढ़ाया होगा ये चैप्टर, इसको इनपुट आउटपुट इन रीजनिंग चैप्टर करके इसको सर्च कर लेंगे यूट्यूब से और इसको अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये बुक से चैप्टर। यही वाला एक चैप्टर है इकलौता जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है रीजनिंग में। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग, अच्छा चैप्टर है ये डिसीजन मेकिंग वाला, तो बहुत ईजी चैप्टर था। 40 में से 36 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे इसमें डिसीजन मेकिंग में, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला पढ़ना है। जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ना, या जो इस तरह का पार्ट है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस वाले पार्ट को अच्छे से कर लेना ना। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला चैप्टर भी हो गया। न्याय संगतता, ये वाले चैप्टर में काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। तो इसका ना 1-2 मेथड होते हैं इसके। एक तो वेन डायग्राम से बनाकर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा होता है इनकम एक्सपेंस मेथड। अगर आपने पढ़ा हो तो अरुण सर जो है ना, जो करियर व्हील पर पढ़ाते हैं, अरुण सर, वहां से मैंने पढ़ा था ये इनकम और एक्सपेंस वाला मेथड। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा इनकम एक्सपेंस वाला मेथड, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पर पढ़ा RWA पर संदीप सर से, तो मुझे वेन डायग्राम वाला ज्यादा इजी लगा। क्योंकि इनकम एक्सपेंस वाला मेथड थोड़ा सा इसलिए बेकार हो जाता है क्योंकि हमें ना उनका याद रखना पड़ता है कि किस चीज के लिए कितना इनकम रहेगा, और क्योंकि इसमें 4 केस बनते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उससे बेटर ना ये वेन डायग्राम वाला होता है, वेन डायग्राम वाला इजी होता है। तो आप देख लेना जौन सा भी आपको ठीक लगे। 2 मेथड होते हैं, अगर आपको इनकम एक्सपेंस वाला ठीक लगता है तो वो वाला पढ़ सकते हो। और इसके बाद आता है कथन और तर्क, यानी कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो इजी तो चैप्टर था, इसके अंदर 60 क्वेश्चन किए थे मैंने, 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे, हालांकि थोड़ा और ठीक करेंगे इसको। और उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन था, यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। इसमें 50 में से 43 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो ये वाला चैप्टर भी ठीक था। ये जो चैप्टर होते हैं ना जिसमें थ्योरी से होते हैं, या जो मैं कहूँ कि स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, तो इजी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। बस थोड़ा सा हमें अपना लॉजिक लगाना होता है कि किस तरह से, मतलब थोड़ा हमें इनमें ना क्या होता है, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इन तरह के क्वेश्चन में तो हमें बस पॉजिटिव रहना है। मतलब एक तरह से ऐसा करना है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर होते हैं यहाँ पर, तो हमको किस तरह से हम उसको, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हमें एक पॉजिटिव वे में चलना है, तो इजीली हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन तो। और उसके बाद है कथन और कार्यवाही, यानी कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसके बाद हम उसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई सिचुएशन हो जाती है तो वहां पर हमें बोला जाता है कि यहाँ पर आप क्या डिसीजन लोगे, मतलब इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अभिकथन और कारण, असर्शन एंड रीजनिंग। तो कुछ भी चीज दी जाती है फिर उसका कारण पूछा जाता है। और इसके बाद है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। ये वाला चैप्टर भी कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सही है ये। मतलब ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सभी चैप्टर्स स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप खुद भी करके देखोगे ना, अगर आपके पास बुक है या कोई अदर बुक भी है, तो आप खुद भी करके देखोगे काफी इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे मैट्रिक्स काफी इजी होता है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इजी होता है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ नंबर से देखकर उसको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो 1-2 क्वेश्चन आप देख लेना मैट्रिक्स के, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना मैट्रिक्स वाले चैप्टर पर। और इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में काफी सारे आते हैं, जैसे एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन सीरीज। ये सभी नॉन वर्बल रीजनिंग में है। इसमें क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता है और सीरीज अलग तरीके से बनती है। इसमें जो सीरीज बनती है ना, वो पिक्चर के थ्रू बनती है, बस इतना सा चेंजेस होता है। और वाटर एंड मिरर इमेज इजी चैप्टर होता है। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, ये भी काफी इजी होता है। और फिगर कंप्लीशन, ये तो ठीक होता है। खैर फिगर कंप्लीशन वाला चैप्टर भी इजी होता है, फिगर को कंप्लीट करने के लिए जो डायग्राम बनाए हुआ होता है। और उसके बाद अगर बात करूं एम्बेडेड फिगर, मुझे ये वाला चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि एक कोई पूरी आकृति दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि ये वाली फिगर कहाँ पर है इस आकृति के अंदर,
तो मुझसे नहीं मैं ढूंढ ही नहीं पाती, बहुत कम होता है कि मैं सही से ढूंढ पाऊँ, मतलब पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटे उसमें दी होती है। ये वाले क्वेश्चन मेरे ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर दे रखा है वो डॉट पोजीशन वाला दे रखा है, 4-5 आकृतियां बनाई जाती है, फिर उसमें कहीं डॉट की पोजीशन दे दी जाती है और उसके बाद पूछा जाता है कि ये सेम सिचुएशन किस दूसरी आकृति में बन सकती है। और उसके बाद फिगर फॉर्मेशन, किसी नई आकृति का निर्माण करना, और रोटेशन ऑफ फिगर। वैसे इतने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते जितने ज्यादा इसके अंदर चैप्टर्स दे रखे हैं। अगर आपके पास अभी फिलहाल टाइम हो सकता है, क्योंकि अभी तो अगस्त में होगा एग्जाम, तो पढ़ लेना। जैसे कि रोटेशन ऑफ फिगर हो गया, ग्रुपिंग ऑफ फिगर हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर तो वाला अच्छा चैप्टर है, ये तो पढ़ना ही है, काउंटिंग ऑफ फिगर तो आता है। और उसके बाद आता है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस कर लेना और पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चन नहीं है इस बुक के अंदर, बाकी सभी। और मेंटल एप्टीट्यूड के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस बुक के अंदर। मेंटल एप्टीट्यूड के सिर्फ वही क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं, जो अभी 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे मेंटल एप्टीट्यूड के, सिर्फ वही क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। लेकिन मेरे पास ना ये वाली बुक है मेंटल एप्टीट्यूड की, मैंने अलग से मंगाई हुई थी, 85 रुपए की है ये वाली बुक। तो इस वाली बुक से मैंने मेंटल एप्टीट्यूड का पूरा पार्ट पढ़ लिया है, तो इसलिए मेंटल एप्टीट्यूड भी ठीक है। जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है वो क्लॉक वाला चैप्टर लगता है, कैलेंडर वाला चैप्टर लगता है और सीरीज वाला लगता है, चाहे वो वर्ड सीरीज हो, वर्ड सीरीज मतलब सॉरी नंबर सीरीज वाला ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और उसके बाद जो एक बॉक्स बनाकर उसमें नंबरिंग की जाती है, ये 4-5 चैप्टर हैं जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। बाकी और सभी चैप्टर्स ठीक ठाक हैं। और बाकी आप सभी का जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।